11 में हम लोगों ने, और यहाँ पर पढ़ना है फलनों के प्रकार। वहाँ पे भी कुछ फलनों के प्रकार हमने पढ़े थे, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था तत्समक फलन कहा था, हमने मापांक फलन कहा था, सोपान फलन कहा था, ये सब फलन पढ़ लिए थे। यहाँ पर हम कुछ और फलन के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हमारा एकैकी फलन। इसकी परिभाषा यह प्राम ए टू बी एकैकी फलन कहलाता है। यदि fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज करे x1 बराबर fx2। आरेख रूप से ये बात आप ठीक से समझ सकते हो कि एक का कनेक्शन केवल एक से। मैंने आपको बताया था कि अगर फलन मानना है तो इधर वाले को बाप मान लेना चाहिए, इधर वाले को बेटा मान लेना चाहिए, तो आपको कॉन्सेप्ट कंफर्म हो जाएगा अद्वितीय प्रतिबिंब वाला। अब अगर ये बात हो जाए कि हर बाप के केवल एक ही बेटे, तो वो फलन हमारा एकैकी हो जाएगा। एक से ज्यादा बेटे ना, तो वो एकैकी हो जाएगा। कुछ बाप ऐसे खाली मिल सकते हैं जिनके एक को बेटे ना हो, लेकिन हों उनके एक ही बेटे। यानी प्रत्येक अवयव का, ये मान लो हमारा प्रांत है ए बी, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब हो, एक से अधिक प्रतिबिंब ना हो, तो वो फलन क्या कहलाएगा? एकैकी कहलाएगा। गणितीय रूप से कैसे हम प्रूव करेंगे? fx1 बराबर fx2 करने पर अगर x1 बराबर x2 दिखने लगे, जैसे कोई फलन मान लो दिया गया हो हमारा f फ्रॉम n टू n दिया गया हो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में, और फलन ऐसे परिभाषित हो कि fx बराबर 2x, fx बराबर 2x। अब इसको एकैकी दिखाना है हमें, तो दो तरीका है अपने पास। एक तो ये आरेख बना दें, तो मान लो ये भी n होता तो 1 2 3 4 5 6 8 8 ऐसे चलता, यहाँ तक था भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता। फिर 1 किससे जुड़ता? 2 से, 2 किससे जुड़ता? 4 से, 3 किससे जुड़ता? 6 से। दूसरा तरीका जो है तर्क वाला, वो ये है कि fx बराबर 2x है, तो fx1 हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x1 हो जाएगा, और fx2 हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2x2। मान लो मैं आरेख नहीं बनाना चाहता हूँ, तो किसी को एकैकी दिखाने का तरीका, fx दिया ही गया होगा, fx1 बराबर लिख दो और fx2 बराबर लिख दो। अब क्या बन जाएगा? fx1 बराबर fx2 करने पर ये करेंगे हम। fx1 माने क्या? 2x1, fx2 माने क्या? 2x2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। x1 बराबर क्या आ गया? x2 आ गया। तो fx1 बराबर fx2 करने पर अगर x1 बराबर x2 मिलने लगे, तो वो फलन क्या कहलाता है? एकैकी फलन कहलाता है। अब अगर मान लो फलन का प्रकार बदल जाता, fx बराबर क्या आ जाता? x² आ जाता, तो fx1 लिखते तो क्या लिखते? x1 का स्क्वायर लिखते। fx2 लिखते तो क्या लिखते? x2 का स्क्वायर लिखते। अब fx1 बराबर fx2 करते तो क्या लिखते? लिखते x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो क्या x1 बराबर x2 होता? हाँ, अगर n से n के ही बीच में मामला है, तो फिर x1 बराबर x2 स्क्वायर अगर दिया गया है, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो x1 बराबर x2 ही होगा, क्योंकि निगेटिव का कॉन्सेप्ट है नहीं, निगेटिव तो आएगा नहीं। और किसी भी संख्या का वर्गमूल धन और ऋण दोनों में होता है, तो मान लो x1 x2 स्क्वायर का मैं वर्गमूल निकालूं तो प्लस माइनस x2 आएगा, लेकिन अब इधर माइनस तो है नहीं कहीं, तो प्लस वाला ही रह जाएगा। तो ये वाला फलन भी इस वाले प्रांत और सहप्रांत के लिए एकैकी है। लेकिन अगर कहीं मामला बदल गया, यहाँ पे जड़ हो जाता, यहाँ पे भी जड़ हो जाता, या मान लो यहाँ यहाँ और यहाँ ही रहता, वहाँ ही जड़ हो जाता, तो भी चीजें बदलती हैं। अब fx1 बराबर x1 स्क्वायर, fx2 बराबर x2 स्क्वायर, अब यहाँ पे x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया, क्योंकि अगर मान लो हम जड़ लिख लेते तो यहाँ भी माइनस लिखते, -1 लिखते, -2 लिखते, यहाँ भी लिखते, -1 लिखते, 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते, सब लिखते। अब आप ये पाते कि -1 का स्क्वायर भी क्या हो गया? +1, और +1 का स्क्वायर भी क्या हो गया? +1।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दो बेटे हैं, एक माइनस एक एक प्लस एक, तो एक एक ही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब एक एक ही पे जब विचार करना है तो दोनों बातें साथ में देखनी है। एक तो फलन का प्रकार कैसे है, मतलब वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। फलन एक मशीन के जैसे होता है, जैसे गन्ना पेरने वाली मशीन होती है, रस निकालने वाली मशीन होती है, तो वो उसके अंदर वेरिएबल डाला जाएगा तो उसके साथ क्या बिहेव करेगा, वो फलन का प्रकार होता है। fx बराबर एक्स स्क्वायर है, या fx बराबर 2x है, या fx बराबर 3x माइनस 4 है, ये फलन का प्रकार है। अब उसके बाद में फिर क्या है, मतलब किस तरीके की मशीन है उसकी बात होगी। और ये आपका प्रांत और ये साप्रांत, यानी दोनों मिला के तय करेंगे कि कौन सा फलन एक एक ही रहेगा, कौन सा फलन एक एक ही नहीं रहेगा। अगर ये यन से यन था तो यही वाला फलन एक एक ही था, अगर ये जड़ से जड़ हो गया तो यही वाला फलन एक एक ही नहीं रह गया, तो फिर क्या आ जाता है, वो बहुएक हो जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम बताएंगे आपको बहुएक। तो ये जो दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा था ना कि x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर करने पर x1 बराबर प्लस माइनस x2 मिल गया, वो बहुएक हो गया। यानी अगर कोई एक एक ही नहीं रह गया तो क्या हो जाएगा, बहुएक। अब ये दूसरा फलन है आपका बहुएक फलन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। यह फ्रॉम ए टू बी बहुएक फलन कहलाता है, बहुएक कहलाता है। यदि fx1 बराबर fx2 करने पर केवल x1 बराबर x2 ना मिले, x1 के बराबर x2 तो मिले ही, साथ में कुछ और मिल जाए, यानी fx2 और fx1 ये दोनों एक ही नाम, x1 के प्रतिबिंब कोई यहाँ पे ऐसा मिल जाए जिसके यहाँ पे दो दो एलिमेंट मिलने लगे, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, और इधर वाले को प्री इमेज बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी जो साप्रांत था उसके अवयवों के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब मिलने लगे। जैसे मान लो यक्ष है, इसके दो पूर्व प्रतिबिंब हैं, या बाप बेटे की बात करें तो यक्ष एक ऐसा आदमी हो जिसके दो बेटे रहे, या तीन भी रहे, ऐसा भी हो सकता है, दो ही ना रहे, तीन रहे, या चार रहे। तो अगर ये कंडीशन बनती है तो उसको हम बोलते हैं बहुएक। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बना लेना है कि जब कभी हमको एक एक ही दिखाना होगा प्रश्न लगाते टाइम, अगर हम ये आरेख खींच पाए तो आरेख में तो चीजें साफ साफ दिखेंगी कि एक एक बेटे ही हैं कि एक से ज्यादा बेटे हैं। अगर हमको तर्क विधि से करना है तो मेथड वही अपनाना है हर बार, fx1 बराबर fx2 करना है, फिर ये देखना है कि क्या x1 बराबर x2 हो रहा है। अगर x1 बराबर केवल x2 हो गया तो आप बोलोगे एक एक ही है, नहीं हुआ तो क्या है, बहुएक है। यानी सवाल एक ही ढंग से करना है, बस लास्ट में बोलना है कि एक ही बहुएक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर एक ही होगा तो बहुएक नहीं होगा, और बहुएक होगा तो एक ही नहीं होगा। तो ये हो गई आपके बहुएक की परिभाषा। इसके बाद में तीसरा हमारा आता है अंतःक्षेपी, इसको नोट डाउन करो। बात करते हैं तीसरे वाले फलन अंतःक्षेपी फलन। यह फ्रॉम ए टू बी अंतःक्षेपी कहलाता है, इसको अंग्रेजी में इनटू फंक्शन बोलते हैं। यदि बी माने आपका साप्रांत, बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो, जो कि एक प्रत्येक अवयव का एक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर हो। यानी बी में ऐसा कोई खाली मिल जाए जो एक किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, जो कि एक किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, अवयव का प्रतिबिंब ना हो, या किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना। इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे वाई जेड है ना, ये दोनों खाली, ये एक किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं, तो ये अंतःक्षेपी होगा। यानी अंतःक्षेपी होने से एक ही होगा कि नहीं होगा, बहुएक होगा कि होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतःक्षेपी एक ही वाला भी हो सकता है, बहुएक, जैसे ये वाला आपका क्या था, ये आपका बी है सी, ये बहुएक था, लेकिन वाई जब इधर खाली पड़े, यानी हमने बताया था आपको कि ये बाप होता है, ये बेटा होता है, तो कोई ऐसा गांव हो कि जिसमें कम से कम एक लोग जो हो निर्वंशी हो, उनके एक दो बेटे ना, तो वाला क्या हो जाता है, अंतःक्षेपी हो जाता है।
यहाँ पे वाई और जेड कैसे हैं, इनके एक भी बेटे नहीं है, यानी इनका कोई प्री इमेज नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब इनका कोई नहीं है। तो ये वाला जो फलन बनेगा वो क्या बनेगा, अंतःछेदी बनेगा। अभी एक ही वाला उदाहरण हमने लिखा था, वहां भी हमने ऐसे लिखा था, ये मान लो ये था, ये भी था, यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड है, मान लो ए बी सी है, ये भी अंतःछेदी है। अंतःछेदी का एग्जाम्पल ये भी है, अंतःछेदी का एग्जाम्पल ये भी है। लेकिन ये कौन वाला अंतःछेदी है, एक ही वाला अंतःछेदी। ये कौन वाला अंतःछेदी है, तो अभी जब हम ये चारों प्रकार की पढ़ा लेंगे तो फिर दो का कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो ये हमारा एक ही अंतःछेदी रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, बहुएक अंतःछेदी। तो जब आपको हम हेडिंग डलवाएंगे कि एक ही अंतःछेदी की परिभाषा लिखो, तो हम यही इतना लिखेंगे कि यह प्राम ए टू बी एक ही अंतःछेदी कहलाएगा यदि यह एक भी हो और अंतःछेदी भी हो। जैसे ये वाला क्या है, एक भी है और अंतःछेदी। अंतःछेदी आरेख में पहचानना बड़ा ही आसान है। अगर आरेख बन गया है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि बी में, यानी जो सा प्रांत है, उसमें कोई कम से कम एक ऐसा आपको मिल जाए जो खाली रहे, जो एक ही किसी और से जुड़ा हुआ ना रहे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अंतःछेदी हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आच्छादक फलन, अब आच्छादक फलन है आपका, इसको हम लोग अंग्रेजी में आंटू हम समझाते हैं, अंतःछेदी को इंटू बोलते थे। यह प्राम ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी का प्रत्येक अवयव एक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य करे। एक किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य मतलब क्या हुआ कि इधर कोई खाली ना रहे, यहाँ कोई खाली ना रहे, बी में कुछ भी खाली ना रहे। बी का प्रत्येक अवयव कोई ना कोई प्री इमेज अवश्य रखता हो, यानी ऐसे गांव अब की बार रहे हैं कि जिनके गांव में निर्वंशी कोई ना हो, सबके कुछ ना कुछ बेटे अवश्य, चाहे एक ही बेटे हो ये भी हो सकता है, चाहे 2 बेटे हो 3 बेटे हो ये भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाता है आच्छादक, यानी आच्छादक आपका एक ही भी हो सकता है और बहुएक भी हो सकता है। तो ये तो आप आरेख देख के जान जाओगे। अगर बी में कोई भी खाली नहीं है, छूटा हुआ नहीं है, मतलब एक ही किसी अवयव से जुड़ा है, तो क्या रहेगा, आच्छादक रहेगा। अगर कोई खाली है तो क्या रहेगा, अंतःछेदी रहेगा। लेकिन अगर आपका मान लो आ गया तर्क विधि से करने को, तर्क विधि से करो, आरेख मत बनाओ, तब आप कैसे करोगे आच्छादक। मैंने आपको बताया था कि एक ही चेक कर लो, बहुएक भी पता चल जाएगा। अगर एक ही नहीं है तो क्या होगा, बहुएक ही होगा, ये तो होगा भाई। अगर कोई चोर नहीं है तो फिर ईमानदार होगा, साफ बात खत्म। ऐसे एक ही नहीं है तो बहुएक होगा, बीच में ऑप्शन नहीं है, इसके 2 ही ऑप्शन है, या तो एक ही है तो बहुएक नहीं है तो बहुएक होगा, बहुएक नहीं है तो एक ही होगा। अंतःछेदी नहीं है तो आच्छादक होगा, आच्छादक नहीं है तो अंतःछेदी होगा। तो चेक एक ही तरीके से करते हैं। तो इसके लिए कैसे करते हैं, मान लो कोई फलन हमारा दिया गया है f(x) बराबर x², यह फलन दिया गया और यह प्राम दे दिया गया हमारा z से z के लिए। अब कहा गया कि पता करो कि यह फलन आच्छादक है कि नहीं है, आच्छादक है कि अंतःछेदी है, ये पता करना है, ये पता करना होगा। अब क्या करना है, इनको जो f(x) लिखा है ना, इसी तरीके से प्रतिलोम फलन भी निकालना है। जो f(x) लिखा है उसके जगह पे हम y कर देंगे, तो ये y बराबर x², ये f(x) का ही नाम y है। अब ये अवकलन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो बार-बार इस बात को बताएं, जो f(x) है वही क्या है, यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, √y निकल के आएगा, ये जो निकल के आएगा। x को हम लोग कह सकते हैं f इनवर्स y, क्योंकि f(x) को हम y कह रहे हैं, तो x को हम क्या कह सकते हैं, f इनवर्स। तो f इनवर्स y बराबर मिलेगी हमको √। अब हमको इस बात पे विचार करना है कि y हमको कहाँ से उठाना है। y हमारा यहाँ से उठाया जाता है, सा प्रांत से। x कहाँ से होता है, प्रांत से होता है। तो क्या प्रत्येक y के लिए यहाँ पे x अवेलेबल होगा,
तो आप पाओगे नहीं होगा। अगर मान लो आपने y का मान, ये z लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है तो नेगेटिव चीजें नहीं है इसमें। मान लो आपने y का मान -5 ले लिया, z ले लिया मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव सब है z में, तो -5 भी है इसमें, तो -5 में आपने इस वाले z से उठा के रख लिया। अब क्या -5 का कोई वर्गमूल इस वाले z में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा F y मिल रहा है वो y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में मिल रहा होगा तो फिर आच्छादक रहेगा, ना मिल रहा हो तो आच्छादक नहीं रहेगा। अब मान लो मैं यहाँ पे कर लेता, यहाँ पे मैं यन ही कर लेता और यहाँ पे जड़ रखता, क्या तब हो जाता? तब भी नहीं हो पाता। मान लो यन में मैं क्या रख लेता? 5 रख लेता, यन में क्या रख लेता मैं? 5। अब √5 क्या इस जड़ में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, यानी उस कंडीशन में भी नहीं होगा। लेकिन अगर मामला बदल जाए, यहाँ r हो जाएगा तो √5 r में क्या होगा? पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ यन रहे, यहाँ r रहे, फलन यही रहे तो फिर क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। लेकिन इसके पहले वाले कंडीशन जो मैं आपको बता रहा था उस कंडीशन में आच्छादक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमको ये दावा करना होता है, मान लो मैंने लिख लिया और वही पुराना क्वेश्चन है हमारा, ये जड़ से तो आप लिखोगे जो कि एलिमेंट नहीं है इस वाले जड़ का, F y माने x, for every y in element of z। अब अगर मैं इसको a नाम दे दूं, इसको b नाम दे दूं, तो यहाँ बोलूंगा कि ये b का एलिमेंट नहीं है, for every y in element of a, यानी जो F y मिले वो y के प्रत्येक मान के लिए वहां पे पाया है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम वही बात बोल रहे हैं कि y या F y में y कहाँ से आता है हमारा? ये b से आता है। तो b के प्रत्येक अवयव के लिए इधर कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब रहे। पूर्व प्रतिबिंब क्या है? F y क्या है? पूर्व प्रतिबिंब है। y क्या प्रतिबिंब है? F y क्या है? पूर्व प्रतिबिंब है। तो ये F y है, ये अवेलेबल है प्रत्येक y के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इधर रहे तो वो क्या होगा? आच्छादक रहेगा। अगर सबका नहीं रहेगा तो आच्छादक। तो जब आप ये दावा कर ले जाओगे ये नहीं है तो आप बोलोगे कि आच्छादक नहीं है। जब आप दावा कर ले जाओगे, जैसे r से n हो जाता तो अब आप क्या लिखते हैं? अगर r से n होता तब क्या लिखते आप? तो लिखते एलिमेंट है b का, a का, r y एलिमेंट का, ये तो लिखते हैं, हो जाएगा तो ये आपका आच्छादक रहेगा, नहीं तो। अब इसके बाद में जो आपको नेक्स्ट हेडिंग बनानी है, ये 5वीं हेडिंग आपको बनानी है, वो बनानी है 1 1 and 2, मतलब एकैकी आच्छादक। परिभाषा क्या लिखनी है? वह फलन जो एकैकी और आच्छादक दोनों। उदाहरण कौन सा देना? लिखना क्या? यह प्राम ए टू बी एकैकी आच्छादक कहलाता है यदि f एकैकी और आच्छादक दोनों हो, जैसे ये वाला एकैकी भी हो आच्छादक भी हो। फिर छठवां वाला क्या है? 1 1 into, आपकी बात क्या है? यह प्राम ए टू बी एकैकी अंताक्षेपी कहलाता है। ये जो एकैकी हो और उसके साथ अंताक्षेपी। उदाहरण क्या बना देना है? एक टुट्टी यहाँ बिठा देना है, ये एकैकी और अंताक्षेपी है। ये आपका कौन वाला हो गया? छठा वाला हो गया। 7वां वाला क्या है आपका? मेनी 1 and 2। इसमें क्या करना है? आपका बहुएक रहे और आच्छादक रहे, इसी वाला बहुएक है और आच्छादक। लिखना क्या है? यह प्राम ए टू बी एकैकी आच्छादक कहलाएगा ये दो एकैकी और आच्छादक दोनों, बहुएक और आच्छादक दोनों, जैसे ही वाला ये बहुएक भी है और आच्छादक। फिर 8वां आपका है मेनी 1 into, मेनी 1 into का मतलब बहुएक हो और अंतःक्षेपी। जैसे यहाँ पे x के साथ में क्या लिखे? y लिखे।
अभी आपका एक एक ही बहुएक अंताक्षेपी हो गया। तो इस तरीके से 4 तो आपने सीधे सीधे पढ़े और बाकी 4 आपके कैसे मिल गए, 2-2 के कोऑर्डिनेशन से मिल गए। इस तरीके से कुल कितने प्रकार के फलन हो गए, 8 प्रकार के फलन। आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में फलन के सिर्फ यही 8 प्रकार डिफाइन। और अगली एक्सरसाइज जो आपकी मिलने जा रही है उसमें आपको ऐसे एक फलन दिया जाएगा, उसका प्रांत और सहप्रांत दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एकैकी है कि बहुएक है कि आच्छादक है कि अंताक्षेपी। इसके आगे हम लोग दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन या फलन का प्रतिलोम। तो आपकी शर्त यह है कि भैया जैसे मान लो ये वाला है, अब इसका अगर प्रतिलोम लिखना हो तो हम इसको पलट देंगे, उधर कर देंगे, तो ये वाला किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो y का कोई बात ही नहीं मिलेगा उधर, तो फिर फलन ही नहीं रह जाएगा। इसलिए व्युत्क्रमणीय फलन तो तब हो पाता है जब वो क्या रहे, एकैकी भी रहे और आच्छादक भी रहे, तभी वो क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है, तभी उस फलन का प्रतिलोम ढूंढा जा सकता है। तो प्रतिलोम की परिभाषा यहाँ पे हम ऐसे ही आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले वाले एक्सरसाइज को 1.2 को आप कर ले जाओगे बिल्कुल। आप चाहना तो आरेख बना के बोल देना, चाहना तो फिर चेक करने के बाद नियम बना दिए, दोनों से आप बोल सकते हो। कुछ नहीं बोला है तो आप जैसे इच्छा से